हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेके सिविल सर्विसेज। सो आज का जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लास्ट लेक्चर पे जो एमसीक्यू सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द प्रेसिडेंट रूल। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, प्रेसिडेंट रूल के साथ जो है कौन सा पार्ट डील करता है, जो पार्ट 7 है, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 7 जो है वो डील करता है प्रेसिडेंट रूल के साथ कि अगर प्रेसिडेंट रूल तब लगेगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म जो है, मशीनरी जो है वो सही से काम नहीं कर रही है। सो नाउ इट्स हाई टाइम, तो प्रेसिडेंट रूल जो है तब लग जाएगा। और ये कौन सा पार्ट कहता है, पार्ट 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन सी सेक्शन जो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कहती है कि जो चीफ मिनिस्टर है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो ये कौन सी सेक्शन कहती है, सेक्शन 54 क्लॉज 1। सो पार्ट सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सेक्शन 54 क्लॉज 1 ही कहती है कि सीएम को जो है अपॉइंट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, विच सेक्शन अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कह रहे हैं कि जो अब यूनिकैमरलिज्म हो गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी सेक्शन कहती है कि वो खत्म हो गई है। तो वो कौन सी सेक्शन कहती है, पार्ट ए इज योर राइट आंसर। 57 क्लॉज 1 कहता है कि काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अब यूटी में नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिर्फ यूनिकैमरलिज्म है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल 2019 इंडियन पैनल कोड विल रिप्लेस टू डील विद क्रिमिनल मैटर इन जे.एंड.के। मतलब अब क्या है, पहले वो पूछ रहे हैं विद विच है ये, ठीक है। पूछ रहे हैं कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में जो है इंडियन पैनल कोड आ गया है जो कि क्रिमिनल मैटर के साथ डील करेगा। तो इससे पहले कौन सा जो है पैनल कोड था वो पूछ रहे हैं जो क्रिमिनल मैटर के साथ डील करता था। तो इंडियन पैनल कोड से पहले कौन सा था, रणबीर पैनल कोड, राइट। सो पार्ट सी इज योर राइट आंसर। रणबीर पैनल कोड जो है इससे पहले था जो कि क्रिमिनल मैटर के साथ डील करता था, बट नाउ इस रणबीर पैनल कोड को रिप्लेस कर दिया है और अब क्या आ गया है, इंडियन पैनल कोड जो कि क्रिमिनल मैटर्स के साथ डील करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, What shall be the size of council of the minister of the total number of members in the assembly। मतलब मैंने क्या बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल मेंबर होंगे उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 10% होगी, 10% से ज़्यादा की नहीं होगी। सो पार्ट सी इज योर राइट आंसर, 10%, ओके। थैंक यू सो मच। Hello and welcome again to JK Civil Services. Here we will discuss your solutions for test 8 of polity. Okay, so question number 1 is, who among the following elects Rajya Sabha members? राज्यसभा मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। देखिए, सबसे पहले राज्यसभा मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा हमारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और इनका इलेक्शन कैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, दिस इज द प्रोसेस। अब बोला गया है कि लेकिन राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट कौन करता है, इलेक्ट करता है राज्यसभा मेंबर्स को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, एमएलएज, ठीक है। एमएलएज इनको इलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, Which of the following is true about राज्यसभा। इनमें से राज्यसभा के लिए ट्रू स्टेटमेंट बताना है हमने। सो योर ऑप्शन 1 इज, इट इज़ अ कंटिन्यूस चैम्बर, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये कंटिन्यूस चैम्बर है, ये डिसॉल्व नहीं होता कभी भी। ऑप्शन बी इज़ 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, ये हमने पढ़ा था। मतलब इसका सेटअप ही ऐसा है कि हर 2 साल के बाद ना 1/3 मेंबर ऑफ द हाउस जो है वो रिटायर हो जाते हैं और इसी टाइम पीरियड पर नए मेंबर्स आ जाते हैं, 1/3 नए मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं। नंबर 3 इज़ टेन्योर ऑफ मेंबर्स इज़ फॉर 6 ईयर्स, हाँ दिस ऑल्सो ट्रू, टेन्योर होता है राज्यसभा के मेंबर्स का
6 साल तक, ये अपने नोट्स में भी ऐड कर दीजिएगा। सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इज नॉट पूछा है आपको, तो पहला है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को बेशक अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नंबर सेकंड इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स। यस, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स को वहाँ का गवर्नर अपॉइंट करता है। हाँ, लेकिन गवर्नर अगर स्टेट्स का है तो उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो मतलब इसका आंसर क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। नंबर थर्ड ऑप्शन आपको दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए हमने कल जो हमने सुबह जो लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, उसमें अटॉर्नी जनरल का मुझे कंफ्यूजन था। मैंने आपको बताया था यही आपका एजी जो है वो है तुषार मेहता, बट स्टिल मैंने बोला था कि आप अपने बिहाफ पे चेक कर लीजिएगा। अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया का राइट नाउ इट इज़ के वेणुगोपाल। जो तुषार मेहता है वो आपका सॉलिसिटर जनरल है। वो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल का सबॉर्डिनेट होता है। समझिए कि वो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है। ओके, तुषार मेहता इज सॉलिसिटर जनरल और के वेणुगोपाल इज योर अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा। ये भी हमने पढ़ा है। इट इज़ योर आंसर इज 25. So, last question is during the proclamation of emergency in operation, the term of Lok Sabha may be extended at a time for a period not exceeding। बोला गया है कि अगर इमरजेंसी लग गई, ठीक है ना, तो लोकसभा का टर्म उस केस में कितने टाइम तक हम एक्सीड कर सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो योर करेक्ट आंसर इज़ हमने पढ़ा था 1 ईयर। ओके, जैसे ये लोकसभा का टेन्योर यहाँ पे ख़त्म हो गया, पता चला कि यहाँ पे इमरजेंसी लग गई, तो यहाँ पे पता चला यहाँ पर इमरजेंसी यहाँ से शुरू हो गई। तो अगर यहाँ पर लोकसभा का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया कि नहीं लोकसभा अपना टेन्योर, क्योंकि इमरजेंसी है तो लोकसभा अपना टेन्योर कंटिन्यू करेगी, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम लोकसभा अपना टेन्योर प्रोविजन ऐसा है कि सिर्फ 1 ईयर तक कंटिन्यू कर सकती है। फिर से अगर है ऐसा है कि इमरजेंसी कंटिन्यू है अभी भी, फिर से यहाँ पर प्रोविज़न बनेगा कि 1 साल तक, तो एट ए टाइम सिर्फ एक साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, 1 से ज़्यादा साल का नहीं, ठीक है। और 6 महीने तक कब तक रहेगी, अगर इमरजेंसी जो है दैट इज़ सीज टू बी एग्जिस्ट, मतलब इमरजेंसी ख़त्म हो गई है। इमरजेंसी ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने के बाद 6 मंथ तक कंटिन्यू कर सकता है, 6 मंथ के बाद डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 1 ईयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। आज हम इस सेशन में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके पोस्ट मौर्य एम्पायर से। तो सबसे पहले एमसीक्यूज को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उसने इंडिया को इन्वेड कब किया था, तो ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 323 BC, बी ऑप्शन नंबर बी 326 BC, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 322 BC और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 298 BC। तो उम्मीद है कि आपने इसका करेक्ट आंसर अभी तक कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। 326 BC में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। हु वाज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड चिनाब। झेलम और चिनाब जो रिवर है उन दोनों के बीच में कौन रूलर था। तो याद रहा होगा आपको, जब हमने फॉरेन इन्वेडर्स में अलेक्जेंडर पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था, इसको डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास डायरस थर्ड, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास किंग पोरस और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज किंग पोरस। किंग पोरस जो था, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था तो किंग पोरस जो था ही वाज द किंग ऑफ दैट टाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। पूछा क्या है
कि व्हेन डिड अशोक इन्वेड कलिंगा, अशोक ने कलिंगा को इन्वेड कब किया था। तो आपने जहाँ पढ़ा होगा कि वॉर ऑफ कलिंगा आपने डिस्कस किया था, तो कब हुआ था वो। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 298 BC, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 273 BC, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 261 BC और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 232 BC। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 261 BC। 261 BC में अशोक गए थे कलिंगा और वहां पे हुआ था कलिंगा वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट वाज इनिशिएटेड बाय, किसने लैंड प्रैक्टिस को ग्रांट किया था देना ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट को, ये शुरू किसने किया था। तो ऑप्शन है आपके पास, एक है आपके पास वाकाटाकास, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास शुंगास, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सातवांस, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गुप्तास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सातवाहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड विद, चाणक्य जिसका दूसरा नाम क्या है कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य जो है एक फेमस टीचर है चंद्रगुप्त मौर्य के, वो किसके साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास नालंदा, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास वैशाली और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास विक्रमशिला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तक्षशिला। तो ये रहे आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन पोस्ट मौर्यन पीरियड। कहाँ खोए हो? Hello and welcome. This is your MCQ session for economics. So our first question is, complete census of India was conducted in the year of, or your option number 1 1872, 1801, 1830 या 1881। तो जो complete census आपका हुआ है वो हमने पढ़ा था in the year of 1881 में हुआ था, ठीक है। इससे पहले भी census जो है वो conduct हुआ था इंडिया में in the year of 1872, but that was an incomplete census जहाँ पे सभी स्टेट्स को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1881। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, द ऑफिस विच कंडक्ट द सेंसस ऑफ द इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मतलब जो ऑफिस जो है जो हमारा सेंसस कंडक्ट करवाता है, ठीक है, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम फॉरेन अफेयर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, द मोटो ऑफ सेंसस 2011 क्या था। योर ऑप्शन नंबर 1 अवर सेंसस अवर मोटो, ऑप्शन नंबर बी अवर सेंसस आवर फ्यूचर, थर्ड इज अवर सेंसस, ये सेंसस का स्पेलिंग जो है वो गलत है, ठीक है, सेंसस का स्पेलिंग SENCUS होता है, ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका आर सेंसस आर फ्यूचर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्यूमरेटेड है ये, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, इन्यूमरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सेंसस, जिसमें फर्स्ट है आपका ट्रांसजेंडर्स, रिलीजन, नो रिलीजन या फिर बोथ ANC। तो ये हमने पढ़ा था कि पहली बार किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है 2011 के सेंसस में, वो था आपका ट्रांसजेंडर्स एंड नो रिलीजन। इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर है बोथ A and C। योर फाइनल क्वेश्चन इज, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसस ऑफ कंट्री। ये ध्यान से देखिएगा, लिखा है फर्स्ट सेंसस ऑफ द कंट्री, जो कि 1872 में हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका लॉर्ड मायो। रिपिन जो थे, ये रिपिन का स्पेलिंग ये टाइपिंग एरर हुआ है, ठीक है, आज बहुत ज़्यादा टाइपिंग एरर हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है मायो, क्योंकि 1872 के टाइम पे यही हमारे पास गवर्नर जनरल थे, जबकि रिपिन जो थे वो हमारे पास 1881 में थे, जहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सेंसस देखा गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। जल्दी बनाओ भाई मैम, जल्दी बनाओ।
वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन रैंकिंग टेस्ट। ऑलरेडी हमारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विसेज पे अपलोड हुआ है, जहां पर आप जाके लेक्चर देख सकते हो। इसके बाद ये एमसीक्यूज आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर गोज़ एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। सो अगर हम एमसीक्यू नंबर फर्स्ट को देखोगे तो दो गर्ल्स की पोजीशन उसको बताया गया है, उसके बाद इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हुई है। अब करना क्या है, इस क्वेश्चन में सिंपली आपको बताया गया है कि ये लेटर सपोज रीता है, ये मोनिका है, ठीक है ना। आप ऐसे भी रख सकते हो, यहाँ पर मोनिका, यहाँ पे रीता, तो ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। अब क्या कह रहा है कि रीता की जो पोजीशन है दैट इज़ 9th फ्रॉम द राइट हैंड, और जो मोनिका की पोजीशन है दैट इज़ 10th फ्रॉम लेफ्ट। इसके बाद इन्होंने पोजीशंस इंटरचेंज की, तो यहाँ पर मोनिका आएगी, यहाँ पर रीता आएगी। अब इंटरचेंज होने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो रीता की पोजीशन है दैट विल बी इक्वल टू इंटरचेंज देयर पोजीशंस, देन रीता एंड मोनिका ऑक्यूपाई तो 17th पोजीशन, ठीक है ना, 17th पोजीशन फ्रॉम द राइट, और इसके बाद 18th ठीक है ना, 18th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये हमारा डेटा बन गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि टोटल कितनी गर्ल्स है। तो टोटल की फार्मूला हमारे पास पता ही है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस करेंगे 1। तो लेफ़्ट प्लस राइट, अब ये लेफ़्ट लेंगे, अब ये आप लेंगे, ठीक है ना, राइट ये लेफ़्ट लेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ से सेम आपका आंसर आएगा, चाहे आप ये दो लेंगे या ये दो लेंगे। अब हम ये दो लेंगे तो 17 और प्लस 10 कितना होता है 27, इसमें से -1 करेंगे तो 26, तो हमारा आंसर आएगा 26 बी पार्ट। अब अगर आप यहाँ पे लेंगे तो 18 + 9 कितना होता है आपका, तो वो भी 27 होता है, तो उसमें से -1 करेंगे तो वहाँ पे भी 26 आपका आंसर आएगा। चलिए एमसीक्यू नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए एमसीक्यू नंबर सेकंड भी बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है कि एक मुरुगन एक लड़का है जिसकी पोजीशन दी हुई है, ठीक है ना, प्रसाना इसकी भी एक पोजीशन दी हुई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखेंगे एम की पोजीशन क्या है 6th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना, पी की पोजीशन क्या है 10th फ्रॉम द राइट, ठीक है ना। तो इनके बीच जो लड़के हैं वो 8 है, इनके बीच 8 है, तो आपको टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल आपको पता है कि लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिड होता है, ठीक है ना। जब मिड हमें दिया हुआ होगा तो सबको ऐड करना है, लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिड। तो लेफ़्ट में हमें कितना दिया हुआ है तो पता है 6, फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे राइट में तो 10, तो फिर 8। तो ये कुल मिलाकर हमारा जो आंसर बनता है 18 + 6 मतलब 24। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 24 सी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इन ए क्यू जिल इज़ 14th। अब देखिए और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिल की पोजीशन बताई गई है यहाँ पे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो जिल सपोज यहाँ पर हम लेंगे, इसकी पोजीशन 14th है फ्रॉम द फ्रंट। जैक की पोजीशन जो यहाँ पर दी हुई है 17th दी हुई है फ्रॉम द एंड, ठीक है ना। वाइल मैरी इज़ इन बिटवीन, देखिए मैरी इन दो के बीच है, मतलब जिल और जैक के बीच मैरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है। अब जितने यहाँ से यहाँ तक होंगे उतने ही यहाँ से यहाँ तक होंगे, उसी का मतलब है ना मेड। अब देखिए अब कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ जिल बी, ठीक है ना, इफ़ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ जिल बी अहेड ऑफ जैक, ठीक है ना, जिल जो है जैक के आगे अहेड है, ठीक है ना, जिल जो है वो अहेड है, आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन हमने रखी अहेड है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच 48 पर्सन्स है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच 44 पर्सन्स है। आपको निकालना है हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन जिल एंड मैरी। देखो जिल एंड मैरी के बीच आपको पर्सन्स निकालने हैं, लेकिन हम पहले निकालेंगे जिल और जैक के बीच कितने टोटल हमारे पास पर्सन्स है। हमने एक केस पढ़ा है ऑलरेडी, अगर टोटल ग्रेटर होगा लेफ्ट प्लस आर से, तो हमारी जो फार्मूला है वो क्या बनेगी, मिड की टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस राइट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेफ़्ट प्लस राइट आपका कितना आएगा, तो ओबियसली यहाँ पे 17 + 14 आएगा, और 17 को जब आप प्लस करोगे 14 तो वो आपका आएगा 31। तो मतलब टोटल ही ज़्यादा है लेफ़्ट प्लस राइट से, तो ये फार्मूला वैलिड है, इसी को करेंगे और मिड का वैल्यू निकालेंगे। अब मिड का वैल्यू क्या निकलेगा, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन में दिए हुए हैं
48 में से माइनस करेंगे 31, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 17। मतलब जिल और जैक के बीच 17 बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मैरी। इसका मतलब ये हुआ अगर हम मैरी को घटाएंगे 17 में से, क्योंकि मैरी भी है, उसको बीच में रखेंगे तो ये बनेंगे 16। अब देखिए 16 को डिवाइड बाई करेंगे 2 तो 8 बनेगा हमारा। मतलब जिल से मैरी तक 8 है, मैरी से जैक तक 8 है, और इंक्लूडिंग मैरी ये हुआ 17 टोटल। तो इन दोनों के बीच अब कितने हैं, दैट इज़ 8। बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी पार्ट 8। अब चलिए हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है हमें, विमाल इज 7th रैंक अहेड ऑफ सतीश। अब देखिए विमाल जो है अहेड है, तो यहाँ पे विमाल होगा, ठीक है ना, अहेड है तो दैट मीन्स सतीश यहाँ पे होगा। विमाल पहले है तो विमाल अहेड है इन अ क्लास ऑफ 39, तो टोटल स्टूडेंट्स 39। अब देखिए सतीश की रैंक जो है 17th है सतीश की रैंक, लेकिन फ्रॉम द लास्ट ये दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है विमाल इज 7 रैंक्स, तो विमाल 7 रैंक्स आगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 17 को प्लस करेंगे 17 को प्लस करेंगे हम कितना 7 रैंक्स, तो ये आएगा 24 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो ये पोजीशंस हमें क्लियर हो गई है। इसके बाद हमें क्या कह रहा है कि आपको बताना है विमाल्स रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, तो इसकी रैंक आपको स्टार्ट से बतानी है, मतलब आपको लेफ़्ट लोकेट करना है। तो लेफ़्ट की फार्मूला है टोटल +1 माइनस करेंगे राइट। अब टोटल हमारे पास कितने हैं दिए हुए हैं, ठीक है ना, टोटल 39 है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस करेंगे 1 और माइनस करेंगे राइट आपका कितना है, देखिए यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो 39 + 1 होता है 40, ठीक है ना। 40 में से माइनस करेंगे 24, तो ये आएगा 6, तो 16th मतलब उसकी पोजीशन है 16th, तो इसका आंसर आएगा 16। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू।